नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। आज हम लोग जो है भारत का जो नाभिकीय कार्यक्रम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, उसको डिस्कस करेंगे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वार्क, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मुंबई में अवस्थित है। वार्क द्वारा संचालित किया जा रहा है भारत का नाभिकीय कार्यक्रम, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने एक डेमो क्लास ली थी जिसमें हमने आप लोगों को न्यूक्लियर फिजन के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। आज हम उसको भी रिपीट कर देंगे और इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कि नाभिकीय ऊर्जा को पैदा करने की दो तकनीकें हैं। नाभिकीय ऊर्जा को पैदा करने की दो तकनीकें हैं। जो पहली तकनीक है उसका नाम है न्यूक्लियर फिजन। नाभिकीय ऊर्जा को पैदा करने की हमने क्या देखा, दो तकनीकें हैं, जिसमें से जो पहली तकनीक है उसका नाम है न्यूक्लियर फिजन, इसे हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। और जो दूसरी तकनीक है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। ओके, तो हमने क्या देखा कि ये दो तकनीकें हैं जिनके द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को पैदा किया जाता है। प्रेजेंट में पृथ्वी पर जहां भी नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है वो न्यूक्लियर फिजन तकनीक से हो रहा है। दिस नाभिकीय विखंडन से मतलब नाभिकीय संलयन तकनीक से ऊर्जा प्राप्त करने में अभी तक हमें, मतलब पृथ्वी पर हमें इंसानों को सफलता नहीं मिल पाई है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि व्यवहारिक महत्व किसका है? व्यवहारिक महत्व नाभिकीय विखंडन का है, क्योंकि नाभिकीय विखंडन से ही नाभिकीय ऊर्जा को हम पैदा कर रहे हैं। नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने में अभी तक हमें सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि इसके लिए प्रयास चल रहे हैं, अनुसंधान चल रहा है। हमने आपको पहले भी बताया है कि नाभिकीय संलयन का जो एक अनुसंधान है जिसको ITER नाम दिया गया है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन प्रयास चल रहा है। उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि पृथ्वी पर जहां भी ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है वो नाभिकीय विखंडन तकनीक से हो रहा है। अतः व्यवहारिक महत्व किसका है? नाभिकीय विखंडन का। नाभिकीय संलयन तकनीक से ऊर्जा प्राप्त करने में अभी तक हमें सफलता नहीं मिल पाई है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अगर कोई आपसे पूछ ले, यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि चार उन्होंने विकल्प दे दिए, चार स्थान दे दिए, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से किस स्थान पर नाभिकीय संलयन तकनीक से ऊर्जा का उत्पादन शुरू हुआ है? आंसर क्या होगा? डी। ठीक है ना? नन ऑफ दीज ही देखना है, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर हम नाभिकीय संलयन तकनीक से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हो। हालांकि यह है कि प्राकृतिक तरीके से जरूर जो है सूर्य में और अन्य तारों में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो नाभिकीय संलयन तकनीक से होती है। ठीक है ना? प्राकृतिक तौर पर। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दो तकनीकें हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब तो वो इन दोनों तकनीकों से जो एनर्जी पैदा होती है उसको समझने के लिए हमें पहले एक साइंस की बेसिक इक्वेशन है जिसको आइंस्टीन इक्वेशन भी कहा जाता है, उसको समझना पड़ेगा। E = mc²।
E यहाँ पर क्या है, एनर्जी, m यहाँ पर क्या है, मास, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो एक कांस्टेंट वैल्यू है। c का मान आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब c की वैल्यू डाल देते हैं इसमें। E इक्वल टू क्या आ जाएगा, m 3 का होल स्क्वायर 9, 10⁸ का स्क्वायर 10⁻16। आइंस्टाइन इक्वेशन का मतलब ये है कि यदि हम m मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें, यदि हम m मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो E एनर्जी रिलीज होगी। ओके, आइंस्टाइन इक्वेशन क्या कहता है कि यदि हम m मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो E एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे यदि m की वैल्यू, यहाँ पे यदि m की वैल्यू बहुत छोटी सी भी ले, हम सपोज करो कि हमने ले ली m इक्वल टू 1 kg, तो वैल्यू कितनी आ गई E की, 9 × 10⁻16, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है ना। छोटा सा मास लिया है 1 किलोग्राम, इसका मतलब क्या है कि यदि हम सूक्ष्म मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है ना। E इक्वल टू mc² का यही मतलब है। बस अगर आपको ये समझ में आ गई तो आप न्यूक्लियर फिजन भी समझ लेंगे और न्यूक्लियर फ्यूजन भी समझ लेंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं न्यूक्लियर फिजन को देखने जा रहे हैं हम। देखो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक भारी न्यूक्लियस लेते हैं, ठीक है ना, एक भारी न्यूक्लियस लेते हैं, उस पर न्यूट्रॉन को गिराते हैं, ठीक है ना। जब किसी भारी न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वो न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटता है और इस प्रोसेस में वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, प्लस कुछ न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। देखो सपोज करो कि हमने इनिशियली एक कैपिटल M मास का न्यूक्लियस लिया, भारी न्यूक्लियस, ओके। कैपिटल M मास का न्यूक्लियस लिया, इस पर हमने N फॉर स्मॉल n मतलब न्यूट्रॉन, इस पर हमने न्यूट्रॉन को गिराया, ये ब्रेक हुआ दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में, ओके। ये कैपिटल M मास का न्यूक्लियस, इस पर जब हमने न्यूट्रॉन को गिराया तो ये क्या करेगा, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा। न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल होके ये टूटता है। सपोज ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटा जिनका मास m1 और m2 है, ठीक है ना। इस प्रोसेस में क्या होता है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी E रिलीज होती है, प्लस कुछ न्यूट्रॉन, अभी हमने न्यूट्रॉन गिराए थे, अब इस रिएक्शन में भी न्यूट्रॉन पैदा होंगे, ठीक है ना। अब देखो ये m1 है, ये m2 है। अब होता क्या है इस रिएक्शन में, देखो ये टूटा, ये भारी न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में, होना क्या चाहिए था, यही तो टूटा, दो पार्ट में टूटा, तो इस m1 प्लस m2 इक्वल टू m होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, ओरिजिनल जो न्यूक्लियस था उसका मास, ओरिजिनल न्यूक्लियस का मास छोटे छोटे जो न्यूक्लियस आए हैं ब्रेक होने के बाद उनके कंबाइंड मास से क्या होता है, ज्यादा होता है।
ओरिजिनल न्यूक्लियस का मास इज ग्रेटर देन स्मॉल एम प्लस स्मॉल m2। ओके, इन दोनों के मास को जोड़ दें तो भी वो इसके मास से क्या होता है, कम होता है। मतलब मास में क्या हो गई, कमी आ गई। यही जो मास में कमी आती है, यही कमी काय में कन्वर्ट हो गई, एनर्जी में। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन इक्वेशन क्या कहती है कि यदि हम छोटे से मास को भी एनर्जी में कन्वर्ट करें तो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे जो मास में कमी आई, यही मास क्या में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। प्लस इस रिएक्शन में हमने देखा है कि न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये जो न्यूट्रॉन रिलीज हुए, ठीक है ना, अब ये न्यूट्रॉन जो है फिर से हम क्या करेंगे, ये जो भारी जो न्यूक्लियस था, फिर से भारी न्यूक्लियस पे ये अटैक करेगा। दूसरा कोई, ये तो टूट ही गया, ठीक है ना, दूसरा भारी न्यूक्लियस लाएंगे, ये न्यूट्रॉन जो है उस पर गिरेगा, ठीक है ना, तो ये फिर से टूटेगा, फिर से एनर्जी रिलीज होगी, फिर से न्यूट्रॉन पैदा होंगे, इसी तरीके से चलता रहेगा। और ये क्या होती है, न्यूक्लियर फिजन इज ए चेन रिएक्शन, ठीक है ना, ये चलती जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन पैदा होते हैं, वो न्यूट्रॉन फिर से किसी भारी न्यूक्लियस पे अटैक करता है, गिरता है मतलब, ठीक है ना, वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, अनस्टेबल होगा, टूट जाएगा, टूटेगा, फिर से दो पार्ट में टूटेगा, मास में कमी आएगी, वही मास में कमी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, वो न्यूट्रॉन फिर से, ठीक है ना, इसी तरीके से चेन रिएक्शन चलती जाती है। ये हमारी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इस तरीके से होती है, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या देखा कि जो न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि एक न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूट्रॉन गिराए जाते हैं, वो ब्रेक होता है, यही तो होता है ना। एक दो चीजें समझ लो आप कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन से ही तोड़ना व्यवहारिक है। जब न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन को गिराया जाता है तो न्यूक्लियस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वो अनस्टेबल होगा और टूट जाता है, ये ही व्यवहारिकता है। इसी तरीके से न्यूक्लियस को तोड़ना पॉसिबल है, ठीक है ना। दूसरी चीज, प्रकृति में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उनमें से यूरेनियम 235 के टूटने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। प्रकृति में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उनमें यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस के टूटने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अब देखो यूरेनियम की बात आ गई, यूरेनियम के कई आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है ना। यूरेनियम के कई आइसोटोप्स हैं, उसमें से जो इंपोर्टेंट है वो 3 हैं जिन पर हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। कई यूरेनियम के कई आइसोटोप्स हैं जिसमें से जो इंपोर्टेंट है, उसमें से अगर इंपोर्टेंटों में पहला बात की जाए तो यूरेनियम 235, ये तो हमने पहले ही बता दिया कि जितने भी एलिमेंट हैं उनमें सबसे ज्यादा टूटने की प्रोबेबिलिटी इसी की है। दूसरा एक इंपोर्टेंट है यूरेनियम 238, एक तीसरा इंपोर्टेंट और है जिसको बोलते हैं यूरेनियम 233। अब देखो, इसका तो पहले ही आप लोग को बता चुके हैं कि ये टूटता है, ठीक है ना, तो इसका फिजन होता है। यूरेनियम 238 का फिजन नहीं होता है, ये टूटता नहीं है इसका न्यूक्लियस, ठीक है ना, ये समझ लो। यूरेनियम 233 है, इसका फिजन होता है। यूरेनियम 233 का फिजन होता है, ये टूटता है इसका न्यूक्लियस, लेकिन ये प्रकृति में नहीं पाया जाता है, इसको लेबोरेटरी में बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं वो भी मैं बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना।
तो हमने क्या देखा कि यूरेनियम के जो 3 महत्वपूर्ण आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 233, इसमें से जो यूरेनियम 233 है ये ब्रेक होता है, इसका न्यूक्लियस ब्रेक होता है, लेकिन ये प्रकृति में नहीं पाया जाता है, इसको आर्टिफिशियल तरीके से हमको लेबोरेटरी में बनाना पड़ता है। जबकि अन्य दो जो है यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 ये प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन इसमें से भी ब्रेकडाउन किसका होता है, फिजन किसका होता है? यूरेनियम 235 का, यूरेनियम 238 का फिजन नहीं होता है, ये टूटता नहीं है इसका न्यूक्लियस, यूरेनियम 238 का। इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अब देखो, जो नेचुरल यूरेनियम होता है, चाहे वो हम खदानों से प्राप्त करें चाहे रेत से प्राप्त करें, ठीक है ना, प्राकृतिक यूरेनियम यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 का मिक्सचर होता है। ओके, नेचुरल यूरेनियम क्या है? मिक्सचर है यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 का। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और है, जब हम यूरेनियम नेचुरल यूरेनियम को निकालेंगे तो उसमें यूरेनियम 235 भी होगा और यूरेनियम 238 भी होगा, लेकिन यूरेनियम 235 की परसेंटेज मात्रा जो होगी महज 0.7% होगी, और यूरेनियम जो 238 है उसकी मात्रा होती है 99.3%, लगभग बात हो रही है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 की परसेंटेज मात्रा कितनी है? महज 0.7%। और यूरेनियम 238 की परसेंटेज मात्रा कितनी है? 99.3%, लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यू। ओके, ठीक है ना। तो और समस्या क्या है? समस्या ये है कि यूरेनियम 238 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? ये वेरी लार्ज है, और वही क्या नहीं होता है, टूटता नहीं है, और वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा। जो चीज एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है उसकी परसेंटेज मात्रा कितनी होती है? महज 0.7% होती है। दिस इज ए बिग प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये यहाँ पे एक बड़ी समस्या है नेचुरल यूरेनियम के साथ, ठीक है ना। क्योंकि हमने नेचुरल यूरेनियम निकाला, उसमें से यूरेनियम 235 तो बहुत कम है उसमें, जिससे एनर्जी मिलनी है, ठीक है ना, क्योंकि वही तो टूटता है। यूरेनियम 238 तो टूटेगा ही नहीं, ये एक समस्या है। अब देखो आगे, तो हम करते क्या है, ठीक है ना, कुछ वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके, तरीके मतलब तकनीक, किसी वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करके नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 की परसेंटेज मात्रा को बढ़ाने से हमको इनरिच्ड यूरेनियम प्राप्त होता है। समझिए आप लोग बात, किसी वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करके नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 की परसेंटेज मात्रा को बढ़ा दे तो हमको क्या प्राप्त होगा? इनरिच्ड यूरेनियम। इनरिच्ड यूरेनियम को हिंदी में कहते हैं परिष्कृत यूरेनियम, ठीक है ना। नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 कितना है? महज 0.7%। अब जो नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 जो केवल 0.7% था, उसकी परसेंटेज मात्रा को बढ़ाकर हम, ठीक है ना, बढ़ा दें, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि जो प्राप्त होगा हमें प्रोडक्ट, वो क्या कहलाएगा? इनरिच्ड यूरेनियम। अब इनरिच्ड यूरेनियम भी दो टाइप का होता है। इनरिच्ड यूरेनियम को यू से, ई फॉर इनरिच्ड, यू फॉर यूरेनियम, ये दो टाइप का होता है इनरिच्ड यूरेनियम। एक होता है एलयू, एल फॉर लो, ठीक है ना, मतलब लो इनरिच्ड यूरेनियम। एक होता है एचयू,
यहाँ पे H फॉर हाई मतलब हाई इंडेक्स्ड यूरेनियम, ठीक है ना। हिंदी में देखा जाए तो निम्न परिष्कृत यूरेनियम LU, और HU को क्या बोलेंगे, उच्च परिष्कृत यूरेनियम, ठीक है ना। तो जब किसी वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करके प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ा दिया, प्रतिशत मात्रा को, सॉरी, ठीक है ना, मात्रा को नहीं, प्रतिशत मात्रा को, जब किसी वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करके प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की प्रतिशत मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, परिष्कृत यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम। एनरिच्ड यूरेनियम दो टाइप का होता है, एक होता है निम्न लो एनरिच्ड यूरेनियम, एक होता है हाई एनरिच्ड यूरेनियम। जब प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की परसेंटेज वैल्यू को बढ़ाकर 3.5 से 5% कर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं LU, लो एनरिच्ड यूरेनियम, ठीक है ना। और जब प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की प्रतिशत मात्रा को बढ़ाकर लगभग 90% कर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं हाई एनरिच्ड यूरेनियम। ये आप समझ गए। हमने क्या देखा, एनरिच्ड यूरेनियम दो टाइप का है, एक LU है, एक HU है, ठीक है ना। कैसे हमने देखा कि जब अगर 3.5 से 5% हो जाए यूरेनियम 235 की परसेंटेज मात्रा, तो वो क्या होगा, LU कहलाएगा। और जब लगभग 90% हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, HU कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इनका यूज भी देख लो। ये जो LU होता है, इसका यूज न्यूक्लियर फिजन तकनीक से ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। LU जो है, इसका उपयोग न्यूक्लियर फिजन तकनीक से ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। लेकिन HU क्या है फिर, इस HU का उपयोग न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। इस HU का उपयोग कहाँ करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में करते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और देख लेते हैं। हम कई बार हमने अभी आप लोग को बोला किसी वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करके, वो वैज्ञानिक तकनीक है क्या, ठीक है ना। उसमें उसके बारे में भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। आप लोग अगर चाहें तो कॉपी पेन लेके इस पूरी चीज को नोट भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। एक टेक्नोलॉजी होती है जिसका नाम है UCT, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने अगर बेसिक साइंस अगर पढ़ी होगी तो आप लोगों ने सर्कुलर मोशन जब पढ़ा होगा, तो सर्कुलर मोशन जब कोई बॉडी करती है तो आपने देखा होगा कि उस पर बाहर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हिंदी में बोले तो अपकेंद्र बल, ठीक है ना। एक सेंटर की ओर लगता है जिसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो। एक बाहर की ओर लगता है जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्र बल। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यूसीटी टेक्नोलॉजी जो होती है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल टेक्नोलॉजी, ये उसी सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना। अब देखो इसमें होता क्या है वो हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं यूसीटी टेक्नोलॉजी में। सपोज नेचुरल यूरेनियम हमने लिया, उसको हम क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे रेडियस क्या है, स्मॉल r है, और वेलोसिटी क्या है, स्मॉल v है, ठीक है ना। जब हम इसको सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे तो इसमें बाहर की ओर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, mv²/r। ये आपने पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी हो तो थोड़ा सा आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। F इक्वल टू एम बी, एफ या फोर्स है, ठीक है ना, जो बाहर की ओर इस पे लगेगा। अब देखो नेचुरल यूरेनियम है, नेचुरल यूरेनियम क्या है, नेचुरल यूरेनियम इज ए मिक्सचर ऑफ यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। यहाँ पे यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 दोनों क्या है, ये आइसोटोप्स हैं, ठीक है ना। आइसोटोप्स का मतलब ये है कि इनके मास क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। इनकी जो है
मास डिफरेंट है, इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है ना। तो अब देखो, दोनों एक साथ घुमाएंगे, दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, लेकिन जब यूरेनियम 238 का मास कितना है 235, यूरेनियम 238 का मास 238, मतलब यूरेनियम 235 का मास यूरेनियम 238 से क्या है, कम है। मास किसका ज्यादा है, यूरेनियम 238 का। तो उस पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो जब यूरेनियम 238 पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब ज्यादा लगेगा तो तो धीरे धीरे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होने के कारण यूरेनियम 238 जो है, नेचुरल यूरेनियम जो है, उसमें से यूरेनियम 238 सेपरेट होता जाएगा, थोड़ा सा बाहर की ओर होता जाएगा। इससे क्या होगा कि जो जो पूरा जो मटेरियल है उसमें यूरेनियम 235 की परसेंटेज मात्रा क्या होगी, बढ़ती जाएगी, समझे। जब हम यूरेनियम 235 प्लस यूरेनियम 238 के मिक्सचर को, नेचुरल यूरेनियम को मतलब सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे, तो यूरेनियम 238 पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूरेनियम 235 पर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि यूरेनियम 238 थोड़ा सेपरेट होता, अलग होता जाएगा, क्योंकि इस पर ज्यादा फोर्स लगेगा। इससे क्या होगा कि जो मिक्सचर है उसमें यूरेनियम 235 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। अब जब ये जो हम घुमाते हैं, ठीक है ना, इस टेक्नोलॉजी में जब हम लगभग 1000 बार घुमाएंगे तो जो यूरेनियम 235 है वो कन्वर्ट काय में हो जाएगा, एलयू में कन्वर्ट हो जाएगा, एलईयू में, लो एनरिच्ड यूरेनियम में। मतलब यूरेनियम 235 की परसेंटेज मात्रा बढ़ के कितनी हो जाएगी, लगभग 3.5 से 5%। और जब हम 30 से 40 हजार बार घुमा देंगे, बहुत सघन, बहुत ज्यादा बार घुमा देंगे, तो वही नेचुरल यूरेनियम जो है एचयू में बदल जाएगा, हाई एनरिच्ड यूरेनियम, जिसका उपयोग हम परमाणु न्यूक्लियर बम बनाने में भी करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आप लोगों को आई होप की समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो है एक हम थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशनशिप का इशू है, उसको भी हम थोड़ा सा बता देंगे। ईरान वाला जो मुद्दा है, ठीक है ना, इजराइल, ईरान और अमेरिका वाला, ठीक है ना, मेनली अमेरिका और ईरान का मुद्दा है, ठीक है ना। उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो जो है अमेरिका और ईरान का जो मसला है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है थोड़ा, ठीक है ना। इसीलिए हम उसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। देखो 1962 में एक संधि हुई थी जिसका नाम है एनपीटी, आप लोगों को याद होगा 1962 में एक संधि हुई थी, न्यूक्लियर अंतरराष्ट्रीय संधि थी, जिसका नाम था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 1962 में हुई थी, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय अप्रसार संधि, ठीक है ना। 1962 में एक संधि हुई थी, अंतरराष्ट्रीय संधि है, इंपोर्टेंट है, जिसका नाम है नाभिकीय अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ओके, नाभिकीय अप्रसार संधि, जो भी देश इस संधि पर हस्ताक्षर करते हैं, 1962 में हुई थी, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई थी। याद कर लीजिए, छोटे मोटे एग्जामों में ऐसे ही पूछ लिया जाता है, सनी पूछ लेंगे, यही पूछ लेंगे कहाँ पे हुई थी, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई थी, 1962 में हुई थी। और जो भी देश इस संधि पर हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है ना, अगर उनके पास परमाणु न्यूक्लियर हथियार नहीं है, ठीक है ना, वे देश जिनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, और अगर वे देश इस पर हस्ताक्षर करते हैं, तो वो ये वचन देते हैं कि वो कभी न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण नहीं करेंगे। जो भी देश इस पर हस्ताक्षर करते हैं, वे वचन देते हैं कि हम कभी
नाभिकीय हथियारों का निर्माण नहीं करेंगे, ठीक है ना। ओके, हालांकि भारत ने इस पर अभी तक साइन नहीं किया है, क्योंकि भारत का कहना स्टेप, भारत का जो व्यू है वो स्पष्ट है। भारत ने कहा है कि ये संधि कैसी है, भेदभावपूर्ण है, क्योंकि ये संधि जो है दो टाइप के स्टेट्स क्रिएट कर देगी। एक वे स्टेट जो पहले से ही जिनके पास परमाणु बम है, और जिनके पास नहीं है तो वो कभी नहीं बनाने का वचन देंगे। तो फिर इससे क्या होगा, एक दो टाइप के स्टेट्स क्रिएट हो जाएंगे हमेशा के लिए, और जिनके पास परमाणु बम है, ठीक है ना, वो हमेशा के लिए, जिनके पास नहीं है उनको दबा लेंगे। तो भारत का कहना है कि ये संधि कैसी है, भेदभावपूर्ण है, और भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था, और आगे चल के भारत ने परमाणु बम बनाया भी, ठीक है ना। लेकिन है क्या समस्या, इजराइल ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया है। 1962 में संधि हुई थी, इजराइल ने संधि पर हस्ताक्षर किया, मतलब इजराइल ने वचन दिया है कि वो कभी भी नाभिकीय हथियारों का निर्माण नहीं करेगा। और इसी आधार पर अन्य देशों ने, जैसे कि रूस ने, उसको नेचुरल यूरेनियम को इनरिच्ड करने की जो तकनीक है, जैसे यूसीटी है, वो प्रदान की। विकसित देशों के पास वो तकनीक थी, रसिया के पास थी। रसिया ने वो तकनीक किसको प्रोवाइड करवाई, ईरान को करवाई। क्यों करवाई, क्योंकि ईरान ने वचन दिया था कि वो कभी भी क्या नहीं करेगा, नाभिकीय हथियारों का उपयोग, नाभिकीय हथियारों का निर्माण नहीं करेगा, ठीक है ना। अब इसी आधार पर रूस ने ईरान को वो तकनीक प्रोवाइड कर दी। अब अमेरिका का आरोप क्या है, अमेरिका का कहना है कि भैया ईरान ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किया है, और वो इस आधार पर उसने अन्य देशों से जो यूसीटी जैसी जो तकनीकें प्राप्त की हैं, वो उस तकनीक, ईरान उस तकनीक का उपयोग HEU को बनाने में कर रहा है। HEU समझ रहे हैं आप, हाई एनरिच्ड यूरेनियम को। क्योंकि और हाई एनरिच्ड यूरेनियम का यूज क्या है, हथियारों को तो बनाना ही है ना। ये आरोप है, ये आरोप है अमेरिका का ईरान पर, कि इसने एनपीटी पर साइन करके नेचुरल यूरेनियम को इनरिच्ड करने की तकनीक प्राप्त की, और उस तकनीक का दुरुपयोग कर रहा है, उस तकनीक का उपयोग काय में कर रहा है, परमाणु हथियार बनाने में कर रहा है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है ना। इसी आधार पर अमेरिका ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, ठीक है ना। और अभी हाल ही में आप लोगों को पता हो तो आई थिंक 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक मतलब अमेरिका की एयरफोर्स ने जो है ईरान के 3 शहरों पर क्या किया है, ठीक है ना, बॉम्ब गिराए, ठीक है ना। और वो साइट्स जो हैं वो न्यूक्लियर साइट्स हैं, ठीक है ना। जिन साइट्स पर बम गिराया गया है वो तीनों साइट्स कैसी हैं, न्यूक्लियर साइट्स हैं, ठीक है ना, जिन पर बम गिराया गया है। जो भी वो साइट्स है उनका आप लोगों को करंट का इशू है, ठीक है ना। तो उन साइट्स जो है न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की, ठीक है ना, उनका आप लोगों को नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप अगर ईरान का मैप उठाएंगे तो ईरान के मैप में आप देखना, ईरान की राजधानी तेहरान जहां होगा उसके थोड़े से नीचे ही एक साइट होगी, एक जगह होगी जिसका नाम है फोर्डो। उसके नीचे एक जगह होगी नटांज, एक और जगह है इस्फहान करके कुछ है। ये 3 जो साइट्स हैं, इस्फहान, ठीक है ना, ये जो 3 साइट्स हैं, इन तीनों जगह पे ये न्यूक्लियर साइट्स हैं, ठीक है ना, ईरान की। और इन तीनों जगहों पर अमेरिका ने क्या किए हैं, बम बरसाए हैं, ठीक है ना। इन तीनों साइट्स पर अमेरिका ने क्या किए हैं, बम गिराए हैं, फोर्डो पर, नटांज पर, इस्फहान पर। यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपीएससी करंट का इशू है, इसको मैपिंग से जोड़ सकता है, ठीक है ना। यूपीएससी क्या करेगा, ईरान की कुछ साइट्स उठाएगा, हो सकता है कि वो तेहरान को भी उठा ले, ठीक है ना। 4 साइट्स दे दे, तेहरान,
फोर्डो, नटांज, इस्फहान, इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो। यूपीएससी मैप करंट का क्वेश्चन है, इसको मैपिंग से जोड़ देगा, ठीक है ना। अब आपको जब तक उनकी लोकेशन नहीं पता होगी आप उसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो मैंने उनको इसी क्रम में लगा दिया, तेहरान, फोर्डो, नटाज, इस्फहान, ठीक है ना। ये नॉर्थ टू साउथ लग गए हैं। अब यूपीएससी पूछेगा, आप तुरंत बताइएगा सबसे ऊपर कौन सा है, तेहरान, उसके नीचे फोर्डो, उसके नीचे नटाज, उसके नीचे इस्फहान। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से किस पे यूएसए ने अटैक किया था, बम गिराए थे, ठीक है ना। तो वो भी आपको पता है, ये 3 साइट है, फोर्डो है, नटांज है और इस्फहान है, ठीक है ना। ये जो है मैटर है, इजराइल वाला मैटर, ठीक है ना, क्योंकि ये एलयूएचयू से संबंधित था, ठीक है ना। भाई इसने जो है साइन कर दिया एनपीटी पर और तकनीक ले ली इन्वेस्ट करने के लिए, करना क्या है, एलयू करना है, ठीक है ना, एलयू बनाना है। लेकिन अमेरिका का आरोप है कि एचयू बना रहा है। इससे नाराज हो गया अमेरिका ने, ईरान पे प्रतिबंध लगाया और अभी अटैक भी किया। इजराइल, हालांकि इजराइल भी अमेरिका के साथ है, ठीक है ना। तो जो कार्रवाई हुई है उसको आप संयुक्त कार्रवाई भी हम कह सकते हैं, अमेरिका इजराइल की संयुक्त कार्रवाई, ठीक है ना। तो ये इजराइल का मैटर है। हालांकि एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत ने भी परमाणु बम बनाया, पाकिस्तान ने भी बनाया। जब भारत ने न्यूक्लियर बम बनाया तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उसका भी विरोध किया, लेकिन किसी भी देश ने ये नहीं कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। क्यों? क्योंकि भारत ने एनपीटी पर साइन ही नहीं किया था, ठीक है ना। भारत ने एनपीटी पर साइन ही नहीं किया, भारत ने बनाया, ठीक है ना। और लेकिन ईरान के केस में क्या हुआ है कि अमेरिका का कहना है कि ये क्या कर रहे हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। और हालांकि जो है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के आरोपों का ईरान ने हमेशा खंडन किया है। ईरान ने अमेरिका के आरोपों का हमेशा खंडन किया और ईरान का कहना है कि अमेरिका के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है और हमारा नाभिकीय कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है, हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये ईरान का पक्ष है, ठीक है ना। तो आपने जो है, ठीक है ना, दोनों इशू यहाँ पे जो है ईरान का भी मैंने थोड़ा सा आप लोगों को मुद्दा बता दिया, ठीक है ना। इंडस्ट्री यूरेनियम भी क्या चीज होती है वो भी हमने बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब हमको न्यूक्लियर फिजन पर हम वापस लौटते हैं। अब देखो, परिष्कृत यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर फिजन से हम स्टार्ट करेंगे। परिष्कृत यूरेनियम मतलब इंडस्ट्री यूरेनियम, ठीक है ना। इंडस्ट्री यूरेनियम, और यहाँ पे इंडस्ट्री यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर फिजन की बात हो रही है, तो आप समझ जाओ कौन सा इंडस्ट्री यूरेनियम होगा। एनयू ही तो होगा, एचयू का तो यूज काय में होता है, बम बनाने में होता है, ठीक है ना। किस इंडस्ट्री यूरेनियम का यूज न्यूक्लियर फिजन तकनीक से एनर्जी उत्पादन में होगा, तो वो एलयू होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना। इसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, इसमें ईंधन क्या है, ईंधन कौन सा है, तो पता ही है हमको, LEU, निम्न परिष्कृत यूरेनियम। इसका उपयोग काय में होगा, ईंधन के तौर पर होगा, ठीक है ना। अब देखो ईंधन क्या हो गया इसमें, LEU, ठीक है ना। अब देखो LEU जो होता है, लो एनरिच्ड यूरेनियम, देखो हम कोई सा भी यूरेनियम की, अभी कॉमन यूरेनियम की बात करते हैं, ठीक है ना। जो यूरेनियम होता है, जब हम यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ेंगे, ठीक है ना, तो टूटता कौन सा है, यूरेनियम 235 ही तो टूटेगा, ठीक है ना। तो जब यूरेनियम 235 को तोड़ते हैं उसके न्यूक्लियस को, तो वो थर्मल न्यूट्रॉन से टूटता है, ठीक है ना। मतलब थर्मल न्यूट्रॉन से टूटने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। थर्मल न्यूट्रॉन क्या होता है, थर्मल न्यूट्रॉन का तात्पर्य है
कम ऊर्जा व कम तापमान वाला न्यूट्रॉन, ठीक है ना। थर्मल न्यूट्रॉन का तात्पर्य कैसे है, लो एनर्जी का न्यूट्रॉन जिसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। पहली चीज ये हो गई। अब देखो इसमें होगा क्या, ठीक है ना। हमने क्या देखा आपसे, ठीक है ना। तो देखो यहां पे हमने क्या देखा, देखो परिष्कृत यूरेनियम आधारित हम न्यूक्लियर फिजन देख रहे हैं, ठीक है ना। परिष्कृत यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर फिजन में हमने क्या देखा कि ईंधन कौन सा है, परिष्कृत यूरेनियम। कौन सा परिष्कृत यूरेनियम, लो एनरिच्ड यूरेनियम, LEU जो है, ये जो है इसका यूज हम करेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये जो यूरेनियम है, यूरेनियम के टूटने की प्रोबेबिलिटी हमको पता है किससे सबसे ज्यादा है, थर्मल न्यूट्रॉन से। थर्मल न्यूट्रॉन मतलब कम ऊर्जा वाला न्यूट्रॉन, ठीक है ना। एक चीज और देखो, जब यूरेनियम टूटता है, यूरेनियम 235, इस पे एंटी का मतलब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एंटी मतलब थर्मल न्यूट्रॉन, कम ऊर्जा वाला न्यूट्रॉन। जब कम ऊर्जा वाला न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 पे हम गिराएंगे तो वो इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने के बाद ये छोटे छोटे न्यूट्रॉन में क्या होता है, टूटता है। यहाँ पे यूरेनियम 235 जब टूटेगा तो क्रिप्टॉन और बेरियम में टूटता है। ये आपकी जानकारी के लिए, क्रिप्टॉन और बेरियम, ठीक है ना। यूरेनियम 235 पे थर्मल न्यूट्रॉन गिराया तो क्रिप्टॉन में टूटा, बेरियम में टूटा, प्लस यहां पे ये एनर्जी रिलीज हो गई NF। यहां पे NF का तात्पर्य फास्ट न्यूट्रॉन। यहां पे जो न्यूट्रॉन पैदा होते हैं वो कौन से न्यूट्रॉन पैदा होते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन पैदा होते हैं, ठीक है ना। फास्ट न्यूट्रॉन का तात्पर्य है कि उच्च ऊर्जा वाला, हाई एनर्जी वाला न्यूट्रॉन, ये फास्ट न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। अब फास्ट न्यूट्रॉन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि फास्ट न्यूट्रॉन यूरेनियम के न्यूक्लियस को नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो न्यूक्लियर फिजन में हमने क्या देखा था कि जो न्यूट्रॉन पैदा होते हैं वो फर्दर क्या करते हैं, भारी नाभिक को तोड़ते हैं ना। अब हम जो है ये NF पैदा हुआ फास्ट न्यूट्रॉन, ये फिर से यूरेनियम ले आए तो यूरेनियम पे अगर इसको गिरा दे तो क्या तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यूरेनियम 235 कहां से टूटता है, थर्मल न्यूट्रॉन से। अतः जब हम रिएक्टर में यूरेनियम का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एनरिच्ड यूरेनियम है, तो जो न्यूट्रॉन होता है, फास्ट न्यूट्रॉन जो पैदा होता है, उस फास्ट न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए हमको मॉड्यूलेटर की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे मॉड्यूलेटर को हिंदी में बोलते हैं मंदक। मंदक का काम क्या है, फास्ट न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन में बदलना। समझ में आ गई आप बात। हमने क्या देखा कि जब हम न्यूक्लियर फिजन में एनरिच्ड यूरेनियम का यूज कर रहे हैं तो एनरिच्ड यूरेनियम में होगा क्या, यूरेनियम 235 का जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक होगा। वो ब्रेक होकर क्या में जाएगा, क्रिप्टॉन और बेरियम प्लस फास्ट न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। ये फास्ट न्यूट्रॉन फर्दर रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है ना। जबकि हमने देखा है कि न्यूक्लियर फिजन क्या है, चेन रिएक्शन है, ठीक है ना। उस चेन रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए इस फास्ट न्यूट्रॉन को हमको काहे में बदलना पड़ेगा, थर्मल न्यूट्रॉन को बदलना पड़ेगा। और वो काम कौन करेगा, मॉड्यूलेटर करता है, जिसको क्या बोलते हैं, मंदक। मंदक का काम क्या है, फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो न्यूट्रॉन में बदलना। पहले काफी समय पहले अगर बात की जाए तो मॉड्यूलेटर का काम कार्बन और ग्रेफाइट जैसे तत्व करते थे, लेकिन ये जो है इनकी कार्यकुशलता उतनी अच्छी नहीं थी और उपलब्धता भी। इसीलिए वर्तमान में अगर देखा जाए और ये जब हम EU आधारित न्यूक्लियर फिजन कर रहे हैं तो प्रेजेंट में ये काम कौन करेगा, यहाँ पे H2O, लाइट वाटर, ठीक है ना। लाइट वाटर का उपयोग काय में होता है, एज ए मॉड्यूलेटर होता है। कैसे होता है थोड़ा सा वो भी मैं समझ लीजिए।
देखिए वाटर का आप लोगों को स्ट्रक्चर पता है, वाटर क्या होता है, H2O, ये स्ट्रक्चर है ना वाटर का, ठीक है ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन जो होगा, ठीक है ना, फास्ट न्यूट्रॉन को क्या करेंगे, इस H2O के बार बार इसके O पे गिराएंगे। जब फास्ट न्यूट्रॉन को इसके ऑक्सीजन एटम पे गिराएंगे तो ये बार बार गिरेगा और अपनी एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है ना। इससे इसकी एनर्जी धीरे 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 क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो थर्मल न्यूट्रॉन फिर से क्या कर देगा, चेन रिएक्शन को आगे बढ़ा देगा। इतनी बात क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि नेचुरल इनरिच्ड यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर फिजन में ईंधन क्या है, इनरिच्ड यूरेनियम, लो इनरिच्ड यूरेनियम, मॉड्यूलेटर क्या है, वाटर H2O, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। और मॉड्यूलेटर का काम क्या है कि फास्ट न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन में अर्थात स्लो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो रिएक्टर जो होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर के भीतर जो थर्मल एनर्जी पैदा होती है, तापीय ऊर्जा, उस एनर्जी को रिएक्टर से बाहर निकालने के लिए हमको एक और एलिमेंट, कूलेंट की आवश्यकता होती है, जिसको बोलते हैं शीतलक। न्यूक्लियर रिएक्टर के भीतर पैदा होने वाली तापीय ऊर्जा को, थर्मल एनर्जी को रिएक्टर से बाहर करने के लिए हमें कूलेंट की आवश्यकता होती है। इस कूलेंट का काम यहाँ पे कौन करेगा, वो भी लाइट वाटर करता है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। तो कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कूलेंट का काम क्या है, रिएक्टर के भीतर पैदा होने वाली थर्मल एनर्जी को रिएक्टर से बाहर निकालना ताकि उसको कूल करना, एक तरीके से नाम ही से क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर की जो जो रिएक्शन चलती है उसके भीतर, उस रिएक्शन की जो रेट है उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड्स का भी यूज होता है, ठीक है ना। कंट्रोल रॉड्स का काम क्या है कि जो रिएक्शन चल रही है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, उसकी रेट जो होता है, उसकी दर जो होती है, उसको कंट्रोल करना। सपोज करो तो यहाँ पे तो जो रिएक्शन होती है, आप लोग समझेंगे कि रिएक्शन चलती कैसे है। न्यूक्लियर फिजन न्यूट्रॉन के बेसिस पे चलती है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन पैदा होते हैं वो न्यूट्रॉन ही तो फिर से फर्दर यूरेनियम को तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें जो है जो रिएक्शन है, रिएक्शन के रेट को हमको कम करना है, ठीक है ना। सपोज करो कि रिएक्टर है, रिएक्टर में क्या है कि कंट्रोल रॉड्स यूं लटकी हैं, ठीक है ना, कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोल रॉड्स लटकी रहती है रिएक्टर में, ठीक है ना। जब हमको रिएक्शन को क्या करना होगा, रिएक्शन को हमको कम करना होगा, ठीक है ना। अगर हम रिएक्शन को हमको ये कंट्रोल रॉड्स को हमने क्या कर दिया, ये लटकी है, इनको ऊपर उठा दें, ठीक है ना। इनको ऊपर उठा दें तो क्या होगा, ये कंट्रोल रॉड्स का काम क्या है, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी और रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। अगर हम कंट्रोल रॉड्स को ऊपर कर दें तो जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, ठीक है ना, क्योंकि इनका मेनली काम क्या है, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है ना। तो ये ऊपर उठ जाएंगे, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं होंगे, रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब हमको रिएक्शन का रेट कम करना होता है तो इनको हम गिरा देते हैं, ताकि ये क्या करती है, ये न्यूट्रॉन को सोख लेती हैं और रिएक्शन का दर क्या होती है, धीमी हो जाती है। इतनी बात क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, ठीक है, उसमें ये 3 एलिमेंट इंपोर्टेंट है। पहला हमने क्या देखा, मॉड्यूलेटर, दूसरा क्या है, कूलेंट, और तीसरा कौन सा है, कंट्रोल रॉड्स, ठीक है ना। तो ये जो चल रहा है इनरिच्ड यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर फिजन, इसमें हमने क्या देखा, मॉड्यूलेटर का काम क्या कर रहा है, लाइट वाटर H2O, कूलेंट का काम क्या कर रहा है, लाइट वाटर H2O, और कंट्रोल रॉड्स का काम क्या कर रहा है, कैडमियम, ठीक है ना। बहुत पहले अगर बात की जाए, बहुत पहले मॉड्यूलेटर का काम कार्बन और ग्रेफाइट जैसे तत्व भी करते थे, लेकिन वर्तमान में हमने क्या देखा कि H2O का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चल रहा है इनरिच्ड यूरेनियम आधारित जो न्यूक्लियर फिजन होगा, उसमें हमने क्या देखा
सबसे पहले फ्यूल कौन सा है, LEU। मॉडरेटर क्या है, H2O। कूलेंट क्या है, H2O। और कंट्रोल रॉड्स का काम क्या करता है, सामान्यतः कैडमियम। कैडमियम की एक नियंत्रक छड़ें होती हैं, हिंदी में नियंत्रक छड़ें, कंट्रोल रॉड्स। ये आप लोगों को क्लियर पता चल गया होगा, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता चल गया कि जब हम एनरिच्ड यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर फिजन करेंगे तो ये एलिमेंट यूज होंगे। वर्तमान में विश्व में जहां भी, ठीक है ना, अधिकतर देशों में जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर हैं वो यही वाले हैं, एनरिच्ड यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर फिजन हो रहा है उन रिएक्टर्स में, ठीक है ना। लाइट वाटर का यूज हो रहा है, LEU का फ्यूल यूज कर रहे हैं। विकसित देशों में अमेरिका में भी ये है, रसिया में भी ये है, भारत में नहीं है, ठीक है ना। एनरिच्ड यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर फिजन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम जो है नेचुरल, इसके थोड़े से हम पॉजिटिव पॉइंट्स भी हम एक दो बताते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। पॉजिटिव पॉइंट इसमें ये है, एक तो देखो कि इसमें जो है हम लोग एनरिच्ड यूरेनियम का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम नेचुरल यूरेनियम का यूज कर रहे होते तो उसमें यूरेनियम 235 की परसेंटेज मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है ना। यूरेनियम 238 की ज्यादा होती है, तो जो वेस्ट मटेरियल है ना वो ज्यादा निकलता है। ओके, तो ये जो है इसमें जो है वो वेस्ट मटेरियल क्या है, कम है, ठीक है ना। यहाँ पे H2O का यूज हो रहा है, H2O का हम यूज कर रहे हैं मॉडरेटर कूलेंट, और H2O की उपलब्धता आसान है, H2O की अवेलेबिलिटी आसान है, और H2O की क्या है, कार्य कुशलता भी हम कह सकते हैं कि H2O की अच्छी है, ठीक है ना। तो ये भी एक इसका हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट है। और एक चीज और हम आप लोगों को बता दें कि ये जो रिएक्टर है एनरिच्ड यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर, इसमें लाइट वाटर का यूज होता है, तो इसे इस रिएक्टर को LWR भी कहते हैं, लाइट वाटर रिएक्टर भी इसको हम कहते हैं। इतना आप लोगों को आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नेचुरल यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर फिजन। अभी हमने क्या देखा था, एनरिच्ड यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर फिजन। अब हम कौन सा देखने जा रहे हैं, नेचुरल यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर फिजन, जिसमें यूरेनियम 235 की परसेंटेज मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है ना। अब देखो नेचुरल यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर फिजन, ये हम देखेंगे। तो नेचुरल यूरेनियम आधारित जो न्यूक्लियर फिजन होता है, इस रिएक्टर का विकास सर्वप्रथम कनाडा में हुआ था, ठीक है ना। ये नेचुरल यूरेनियम आधारित जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर हैं, इनका विकास सबसे पहले कहां पे हुआ था, कनाडा में हुआ था। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा है, कैंडू, ठीक है ना। एक्चुअलिटी में इसको, ये जो कैंडू है ना, ये एब्रीविएशन नहीं है। एब्रीविएशन आप लोग जानते होंगे, एब्रीविएशन में हर शब्द का एक मीनिंग होता है। जैसे कि बार्क ले लो आप, BARC, भाभा, B फॉर भाभा, A फॉर एटॉमिक, R फॉर रिचार्ज, C फॉर सेंटर। हर शब्द का मीनिंग होती है, इसको बोलते हैं एब्रीविएशन। ये एब्रीविएशन नहीं है, दिस इज एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होता है, एक्रोनिम एक शॉर्ट नेम होता है, एक तरीके निक नेम टाइप का। तो कैंडू इज नॉट ए एब्रीविएशन, दिस इज ए एक्रोनिम, ठीक है ना। एक्चुअलिटी में दिस इज ए कनाडियन नेचुरल यूरेनियम रिएक्टर, कनाडियन नेचुरल यूरेनियम रिएक्टर है कैंडू,
लेकिन शॉर्ट नेम कैंडू बोलते हैं। कनाडा में इसका क्या हुआ, विकास हुआ है, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कैंडू पड़ गया। इसमें आप देखो जो कैंडू रिएक्टर है इसमें होता क्या है, फ्यूल क्या होगा, ईंधन क्या होगा, नेचुरल यूरेनियम। क्लियर है, नेचुरल यूरेनियम आधारित रिएक्टर है। मॉड्यूलेटर क्या है, यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि मॉड्यूलेटर के तौर पर इस रिएक्टर में लाइट वाटर काम नहीं कर पाता है। इस रिएक्टर में मॉड्यूलेटर के तौर पर हम लाइट वाटर से काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे लाइट वाटर के तौर पर हम काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, भारी जल, ठीक है ना, D2O, ठीक है ना। अभी हमने क्या देखा था, लाइट वाटर। लाइट वाटर से इस रिएक्टर में काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, हैवी वाटर, D2O। तो मॉड्यूलेटर का काम क्या करेगा यहाँ पे, D2O। ओके, कूलेंट का काम क्या करेगा, D2O। कंट्रोल रॉड्स का काम क्या करेगा, कैडमियम। ओके, तो नेचुरल यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर रिएक्टर जो है इनका मूल विकास कहाँ पे हुआ था, कनाडा में हुआ था, ठीक है ना। काफी 1950 के दशक के आसपास की बात है, ठीक है ना। इनका मूल विकास कनाडा में हुआ। इसमें जो है मॉड्यूलेटर और कूलेंट के तौर पे लाइट वाटर काम नहीं कर पाता इन रिएक्टर्स में, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है, D2O, ठीक है ना। कूलेंट के तौर पे D2O, मॉड्यूलेटर के तौर पे D2O, कंट्रोल रॉड्स के तौर पे कैडमियम। ओके, ये नेचुरल यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर रिएक्टर। तो अभी तक आप लोगों ने यूरेनियम, जो दोनों टाइप के यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर रिएक्टर पे हमने बात कर ली, नेचुरल यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर रिएक्टर पे भी बात कर ली। उनमें मॉड्यूलेटर के तौर पे क्या काम करता है, कूलेंट के तौर पे क्या काम करता है, कंट्रोल रॉड्स का फंक्शंस क्या है और वो किस चीज की बनी होती है, सब चीजें हमने देख ली। अब हम इतना देखने के बाद अब हम चलेंगे इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ, ठीक है ना। तो हम लोग इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब शुरू करते हैं, देखते हैं। अब देखो, भारत में एक संस्था है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग है संस्था की, परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE। इसके हेड भारत के प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है ना। मतलब वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी जी, वही इसके क्या है, हेड, ठीक है ना। मतलब भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही DAE के पदेन हेड होते हैं, ठीक है ना। पदेन मतलब एक्स ऑफिसियो, एक पद के कारण कोई दूसरा पद अपने आप मिल जाना ही क्या कहलाता है, पदेन कहलाता है। मतलब जो व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा उसे अपने आप क्या मिल जाएगा, DAE के हेड का पद मिल जाएगा, ठीक है ना। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो होती है, ठीक है ना, इसकी कार्यकारी बॉडी भी है जिसको बोलते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है ना। DAE की स्थापना 1954 में हुई थी और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना आई थिंक 1958 में हुई, ठीक है ना। तो वो इसकी कार्यकारी संस्था है। मतलब DAE का की जो नीतिगत निर्णय है वो कौन लेता है, परमाणु ऊर्जा आयोग ही लेता है। ओके, तो भारत का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 3 चरण वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को संचालित कर रहा है। भारत का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 3 चरणों के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को संचालित कर रहा है। ओके, तो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जो पहला चरण है वो हम देखते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट, भारत अपने
परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पहले चरण में नेचुरल यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर रिएक्टर का विकास कर रहा है और कर चुका है कई जगह, ठीक है ना। भारत ने अपने नाभिकीय कार्यक्रम के पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर रिएक्टर का विकास किया है, जिनका नाम दावित भारी जल रिएक्टर है। दावित भारी जल रिएक्टर मतलब कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR। भारत ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के फर्स्ट स्टेज में, ठीक है ना, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का विकास किया है। ये क्या है? प्राकृतिक यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर रिएक्टर है। एक्चुअली में क्या, थोड़ा सा इतिहास भी हम आपको बता देते हैं कि 1950 और 60 के दशक में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी के कनाडा के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, भारत के कनाडा के साथ बहुत अच्छे संबंध थे मतलब। तो उसी दौरान 1963 की बात है, कनाडा ने भारत को कैंडू तकनीक दी, ठीक है ना। 1960 के दशक के पूर्वार्ध में कनाडा ने भारत को कैंडू तकनीक उपलब्ध कराई और उसी तकनीक के आधार पर भारत ने प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR का क्या किया है? डेवलप किए हैं रिएक्टर, ठीक है ना। ये कैंडू तकनीक पर आधारित हैं। ओके, अब देखो, जब कैंडू तकनीक पर आधारित हैं, नेचुरल यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है ना। नेचुरल यूरेनियम में आपको पता है यूरेनियम 235 बहुत कम है और यूरेनियम 238 बहुत ज्यादा है। और एनर्जी किससे प्राप्त होगी? यूरेनियम 235 से प्राप्त होगी। इतनी बात क्लियर है ना। अब देखो, इनमें आप लोग वैसे ही बता देंगे। अब हम पूछे ईंधन क्या है? नेचुरल यूरेनियम। हम पूछे मॉडरेटर क्या होगा? D2O। हम पूछे कूलेंट क्या होगा? D2O। हम पूछे कंट्रोल रॉड्स क्या होंगी? आप बोल देंगे कैडमियम, है ना। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखो, ईंधन के तौर पर नेचुरल यूरेनियम का यूज हो रहा है, ठीक है ना। नेचुरल यूरेनियम क्या है? यूरेनियम 235 प्लस यूरेनियम 238। इससे तो हमको क्या होगा? एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन यूरेनियम 238 ये टूटता नहीं है, ठीक है ना। ये और इसकी मात्रा भी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो होगा क्या? भारत के नाभिकीय कार्यक्रम के पहले चरण में यूरेनियम 235 से तो ऊर्जा मिल जाएगी, लेकिन जो यूरेनियम 238 जो बहुत लार्ज अमाउंट में है, उससे ऊर्जा नहीं मिलेगी। अतः वेस्टेड यूरेनियम 238 निकलेगा काफी अधिक मात्रा में। यूरेनियम 238 स्पेंट, ठीक है ना, मतलब कि जो किसी काम का नहीं है, एक तरीके से वेस्टेड, ठीक है ना। वेस्टेड यूरेनियम 238, वेस्टेड मतलब स्पेंट, ठीक है ना। स्पेंट यूरेनियम या फिर हिंदी में बोले तो अपशिष्ट यूरेनियम 238 बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा। ये बात क्लियर है। अब देखो, यूरेनियम भारत के जो नाभिकीय कार्यक्रम के जो पहला चरण है, इससे तो एनर्जी भारत प्राप्त कर रहा है। यूरेनियम 238, वेस्टेड यूरेनियम 238 बहुत ज्यादा निकल रहा है। तो भारत क्या करेगा? अब देखो, जो यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 238 पे फास्ट न्यूट्रॉन को अगर गिराएं, ठीक है ना, इस पे अगर फास्ट न्यूट्रॉन को हम गिराएं तो ये फास्ट न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके काहे में कन्वर्ट हो जाता है? प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता है। प्लूटोनियम 239। यूरेनियम 238 जो वेस्टेड यूरेनियम 238 पैदा हो रहा है, तो भारत क्या करेगा?
इस वेस्टेड यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉन गिराएगा, उससे प्लूटोनियम 239 को क्रिएट करेगा। और ये प्लूटोनियम जो है ये एक विखंडनशील एलिमेंट है, इसका न्यूक्लियस टूटता है, इसका न्यूक्लियस एनर्जी क्रिएट करता है। इसीलिए इस प्लूटोनियम 239 का यूज भारत अपने नाभिकीय कार्यक्रम के दूसरे चरण में एनर्जी प्राप्त करने में करेगा। ठीक है ना। हमने क्या देखा कि भारत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के पहले स्टेज में नेचुरल यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर रिएक्टर PHWR का यूज कर रहा है। इसमें यूरेनियम 235 से तो हमको एनर्जी मिल रही है, लेकिन यूरेनियम 238 से नहीं मिल रही और वेस्टेड यूरेनियम 238 निकल रहा है। भारत इस वेस्टेड यूरेनियम 238 को काय में कन्वर्ट करेगा, प्लूटोनियम में कन्वर्ट करेगा, और इस प्लूटोनियम का उपयोग भारत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के सेकंड स्टेज में करेगा। क्लियर बात है। ठीक है ना। ये भारत का पहला स्टेज है न्यूक्लियर प्रोग्राम का। ओके, तो भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, तो भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और हम अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसमें एडवांटेज देख लेते हैं इसके। ठीक है ना। एडवांटेज अगर आप देखें तो पहला एडवांटेज क्या होगा, नेचुरल यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर फिजन है, इंड्यूस्ड यूरेनियम आधारित तो है नहीं, तो इन्वेस्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं है। भारत को यूसीटी जैसी महंगी तकनीकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। भारत को यूसीटी जैसी महंगी तकनीकों की हमने क्या देखा कि आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और बिना उसके हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। दूसरा इसका एडवांटेज क्या होगा कि जो वेस्टेड यूरेनियम 238 मिलेगा उसको भारत प्लूटोनियम में बदल लेगा, और उस प्लूटोनियम का यूज भारत अपने नाभिकीय कार्यक्रम के दूसरे चरण में करेगा। ठीक है ना। तो ये सब इसके क्या है, एडवांटेज है जो आप लोगों को पता ही है। कुछ डिसएडवांटेज भी मैं एक दो बता देता हूं कि इसमें भारत इस रिएक्टर में क्या होगा, D2O का यूज करना पड़ेगा। D2O के लिए हमको हैवी वाटर प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना। हैवी वाटर प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, एक वो डिसएडवांटेज है। ठीक है ना। फिर डिसएडवांटेज तो बहुत है, भारत के पास यूरेनियम बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। ये कहा जाता है कि विश्व का महज 1% यूरेनियम भारत के पास है। ठीक है ना। तो ये एक बड़ी, मतलब यूरेनियम भारत के पास सीमित मात्रा में, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है ना। हालांकि एक चीज और याद रखना, ठीक है ना, कभी फैक्ट में बता दे रहा हूं, कभी पूछ लिया जाए कि यूरेनियम भारत में कहां कहां मिलता है। ठीक है ना। तो कई राज्य हैं, जिसमें से मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता दूं कि झारखंड का एक राज्य है, झारखंड की एक जगह है सिंहभूम जिले में, जादूगोड़ा। इसको यूरेनियम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। जादूगोड़ा इज ऑल्सो नोन एज यूरेनियम कैपिटल ऑफ इंडिया। ये यूरेनियम के लिए फेमस है। इसके अलावा अगर आप मेघालय चले जाओ तो खासी पहाड़ियों में भी मिलता है। यहाँ पे तटीय मैदानों में अगर आ जाए, ठीक है ना, जो तटीय क्षेत्र हैं भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्र, इसमें जो मोनाजाइट रेत है उसमें भी यूरेनियम मिलता है। और बिहार में मोनाजाइट रेत जो मिलती है उसमें भी यूरेनियम मिलता है। ठीक है ना। और महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत मात्रा में मिल जाता है। ठीक है ना। एक आध जगह कर्नाटक में है। ये मेनली यूरेनियम में 1% ही है भारत में। ठीक है ना। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप भी कहा जाता है, लेकिन भारत में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए ये भारत के लिए एक बड़ी समस्या की बात है। ठीक है ना। तो यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर रिएक्टर भारत ने डेवलप किए हैं। इसको आप लोग को ये भी पता है कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर नाम दिया गया है। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में नरोरा जो एक जगह है, वहां पे भी भारत ने प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर लगाए हैं। इसके राजस्थान के रावतभाटा में लगा है, गुजरात के काकरापारा में लगा है, महाराष्ट्र के तारापुर में लगा है। ठीक है ना। और ये सब हम नॉर्थ से साउथ ही हमने अरेंज करवाए हैं सारे। आपको अभी जो हमने बोला है नॉर्थ से साउथ ही बोला है। नरोड़ा हमने सबसे पहले नाम लिया क्योंकि ये सबसे ऊपर है, नॉर्थ में है। उसके नीचे रावतभाटा इंडिया का फर्स्ट PHWR है, लेकिन हमने नॉर्थ टू साउथ लगा रहे हैं। उसके नीचे
गुजरात का काकरापारा, उसके नीचे महाराष्ट्र का तारापुर, ठीक है ना, उसके नीचे कर्नाटक का केगा। ये पूरा नॉर्थ टू साउथ हमने आपको बता दिया। कभी यूपीएससी मैपिंग बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। अब देखो भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सेकंड स्टेज में हम देखते हैं। देखिए, भारत अपने नाभिकीय कार्यक्रम के द्वितीय चरण में प्लूटोनियम आधारित न्यूक्लियर रिएक्टर का विकास कर रहा है। अभी हुआ नहीं है, अंतिम स्टेज में है। ऐसी संभावना जताई जा रही कि 2026 में तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का पहला प्लूटोनियम आधारित न्यूक्लियर रिएक्टर काम करेगा, करने लगेगा, ऐसा कहा गया है, ठीक है ना। अंतिम स्टेज में काम है ये, अभी तक का जो डेवलपमेंट है सेकेंड स्टेज का। तो भारत अपने नाभिकीय कार्यक्रम के द्वितीय चरण में प्लूटोनियम आधारित न्यूक्लियर रिएक्टर का विकास कर रहा है। इन रिएक्टर्स को PFBR नाम दिया गया है। प्रोटोटाइप, P फॉर प्रोटोटाइप, F फॉर फास्ट, B फॉर ब्रीडर, R फॉर रिएक्टर। ओके, भारत अपने नाभिकीय कार्यक्रम के द्वितीय चरण में PFBR प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का विकास कर रहा है। यहाँ पे P फॉर प्रोटोटाइप, F फॉर फास्ट। फास्ट का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे फास्ट का मतलब ये है कि इस रिएक्टर में जिस ईंधन का उपयोग होगा उसका ब्रेक डाउन, वो फिजन जो है फास्ट न्यूट्रॉन से हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इस रिएक्टर में जो न्यूक्लियस है, जो ईंधन है, उस ईंधन का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस कैसे टूट जाएगा? फास्ट न्यूट्रॉन से टूट जाएगा। यहाँ पे फास्ट न्यूट्रॉन से टूटने का मतलब ये है कि मतलब मॉड्यूलेटर की यूज नहीं पड़ेगा इस रिएक्टर में। पहला एडवांटेज हो गया है, ठीक है ना। इस रिएक्टर में हमने क्या देखा कि फास्ट न्यूट्रॉन से ही क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा जो ईंधन है, ठीक है ना। ईंधन क्या है? प्लूटोनियम बेस्ड, प्लूटोनियम का फास्ट न्यूट्रॉन से विखंडन हो जाएगा, तो हमको मंदक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मॉड्यूलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बी फॉर ब्रीडर। ब्रीडर का तात्पर्य क्या है? ब्रीडर का तात्पर्य है कि हम जितना ईंधन यूज करेंगे, हम जितना ईंधन यूज करेंगे उससे ज्यादा ईंधन पैदा हो जाएगा। ब्रीडर, ठीक है ना। कैसे होगा अभी मैं बता दे रहा हूं। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, प्रोटोटाइप फास्ट, फास्ट का मतलब कि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन है न्यूक्लियस का वो फास्ट न्यूट्रॉन से हो जाएगा। ब्रीडर का मतलब जितना ईंधन हम यूज करेंगे उससे ज्यादा ईंधन पैदा हो जाएगा, ये, ठीक है ना। अब एक एक करके हम समझते हैं कि कैसे ये है, ठीक है ना। अब देखो, सपोज करो कि ये कोर कंटेनमेंट कोर है। कंटेनमेंट कोर रिएक्टर में वो होता है जिसमें मेन ईंधन जो होता है रखा जाता है, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? कंटेनमेंट कोर। कंटेनमेंट कोर के भीतर हमने क्या, प्लूटोनियम है, ठीक है ना। मेन ईंधन प्लूटोनियम ही है। इसमें होगा क्या वो देख लो। इसमें होगा ये कि प्लूटोनियम मेन ईंधन, तो ईंधन की जो फ्यूल कोर है, कोर के चारों तरफ हम एक परत चढ़ाएंगे, ठीक है ना। जो कोर है, कोर के चारों तरफ हम एक परत चढ़ाएंगे जिसको बोलते हैं एक तरीके से ब्लैंकेट, कंबल टाइप का, ठीक है ना। यूरेनियम 238 की, ठीक है ना। यूरेनियम 238 कौन सा? भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फर्स्ट स्टेज में जो वेस्टेड यूरेनियम 238 निकला था, उस वेस्टेड यूरेनियम 238 की हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक ब्लैंकेट कर देंगे, परत चढ़ा देंगे, ठीक है ना। और यूरेनियम 238 से ये प्लूटोनियम लिया। अब जो प्लूटोनियम तो बना लिया, क्योंकि यूरेनियम 238 तो बहुत ज्यादा निकल रहा ना वहां, ठीक है ना। तो जो बचा होगा यूरेनियम और 238, उसकी हम क्या कर देंगे, परत चढ़ा देंगे। अब देखो,
ये क्या है, यूरेनियम 238, इसकी हमने क्या कर दी, एक परत चढ़ा दी। एक चीज और देखो, भारत के पास थोरियम बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक है ना, थोरियम 232, लगभग दुनिया का 40% थोरियम भारत के पास है। तो सेकेंड स्टेज में भारत क्या करेगा, एक परत हमने यूरेनियम 238 की चढ़ा दी, जो बेस्टेड यूरेनियम, एक परत और चढ़ा देगा, वो कौन सी होगी, थोरियम 232। समझ गए अब बात। कोर कंटेनमेंट कोर, इसमें क्या रखा है, प्लूटोनियम, यूरेनियम 238 की ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट थोरियम 232 की। अब देखो होगा क्या, जब इस पे हम फास्ट न्यूट्रॉन गिराएंगे, एंड फॉर फास्ट, क्योंकि फास्ट न्यूट्रॉन से ही टूट जाएगा प्लूटोनियम, फास्ट न्यूट्रॉन प्लूटोनियम पे गिराएंगे तो इससे क्या होगा, एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि प्लूटोनियम टूट जाता है। अभी आपको बता दे रहा है, वैसे प्लूटोनियम इज नॉट ए नेचुरल एलिमेंट, ये प्रकृति में नहीं मिलता है, इसको हमको जो है लेबोरेटरी में ही बनाना पड़ता है। कैसे बनता है वो हमने देख लिया, जब यूरेनियम 238 पे फास्ट न्यूट्रॉन कराएंगे तो प्लूटोनियम 239 बनेगा, अभी हमने आपको बताया था, ठीक है ना। प्लूटोनियम का उपयोग क्या है, प्लूटोनियम एक इंपोर्टेंट तत्व है, इसका उपयोग एनर्जी प्रोड्यूस करने में तो हो ही रहा है, साथ साथ इसका यूज जो है न्यूक्लियर बम बनाने में भी होता है। हालांकि ये भी बता दें कि भारत का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, भारत के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो प्लूटोनियम ही आधारित है, ठीक है ना। अमेरिका के पास, ठीक है ना, अमेरिका के पास हालांकि यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों बम है, यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, प्लूटोनियम आधारित न्यूक्लियर बॉम्ब भी है अमेरिका के पास, ठीक है ना। और अभी तक विश्व में न्यूक्लियर बॉम्ब का व्यावहारिक उपयोग केवल एक बार ही हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब अमेरिका ने जापान के 1945 की बात है, अगस्त 1945 में, ठीक है ना, 6 अगस्त और 9 अगस्त को, ठीक है ना, 6 अगस्त को अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर बम गिराया, और 3 दिन बाद तीसरे दिन 9 अगस्त को जो है पहले हिरोशिमा पे गिराया, फिर नागासाकी पे गिराया, ठीक है ना। और ध्यान रखना कि पहला जो बम गिराया वो यूरेनियम आधारित गिराया और दूसरा प्लूटोनियम आधारित गिराया। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि असली मकसद अमेरिका का ये था कि हम अपने परमाणु हथियार जो है उनकी टेस्टिंग कर लें, क्या कहते हैं लोग, ठीक है ना। अब इसका कोई लेकिन प्रमाण नहीं है कि वही टेस्टिंग करने के लिए किया था, क्या किया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अमेरिका ने किया। 6 अगस्त और 9 अगस्त यूरेनियम आधारित और प्लूटोनियम आधारित, भारत के पास केवल प्लूटोनियम आधारित है, ठीक है ना। चलिए बैक आते हैं, जब फास्ट न्यूट्रॉन प्लूटोनियम पर गिरेगा तो इससे क्या हो जाएगा, एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। आप देखो यूरेनियम 238 जो है ये टूटता नहीं है, लेकिन फास्ट न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है ना, यूरेनियम 238 में जब फास्ट न्यूट्रॉन गिरेगा तो ये यूरेनियम 238 कन्वर्ट कहाँ में हो जाएगा, प्लूटोनियम 239 में, ठीक है ना। आपको पता ही है जब यूरेनियम 238 प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहां मतलब ये है कि जितना ईंधन हमने, जितना प्लूटोनियम यूज किया था उससे ज्यादा हमने प्लूटोनियम पैदा भी कर लिया। मतलब इसी को कहा जाता है ब्रीडर, मतलब हमने जितना ईंधन यूज किया उससे ज्यादा ईंधन हमें फिर से मिल गया, ठीक है ना। इसीलिए इस रिएक्टर को क्या नाम दिया गया है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ओके ना। तो ये जो है इसका एक इंपोर्टेंट पॉइंट है कि यूरेनियम 238 की जो ब्लैंकेट चढ़ाई गई इसका उद्देश्य क्या है, ताकि हम ईंधन जितना यूज हुआ है उतना ईंधन और कन्वर्ट कर लें। थोरियम 232 की क्यों चढ़ाई गई, क्योंकि थोरियम 232 जो है जब इस पर फास्ट न्यूट्रॉन गिरेगा तो थोरियम 232 यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाता है, और इस यूरेनियम 233 का यूज भारत अपने नाभिकीय कार्यक्रम के तीसरे चरण में ऊर्जा प्राप्त करने में करेगा। समझ में आ रही पूरी बात।
मतलब ये है कि भारत का जो नाभिकीय कार्यक्रम है उसकी फर्स्ट स्टेज में भारत क्या कर रहा है, यूरेनियम 235 से एनर्जी की प्राप्त करेगा, नेचुरल यूरेनियम का ही तो यूज कर रहा है, यूरेनियम 235 से एनर्जी प्राप्त करेगा, लेकिन जो वेस्टेड यूरेनियम 238 है उससे प्लूटोनियम बनाएगा और उसका यूज सेकंड स्टेज में करेगा। मतलब भारत के नाभिकीय कार्यक्रम की फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज के लिए क्या है, एक कदम है। ओके, और सेकंड स्टेज में भारत क्या करेगा कि ये जो थोरियम 232 की ब्लैंकेट कर दी, इससे क्या होगा, यूरेनियम 233 जनरेट कर लेगा, और इसी यूरेनियम 233 का यूज भारत अपने नाभिकीय कार्यक्रम के थर्ड स्टेज में करेगा। मतलब सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज के लिए एक कदम है। मतलब तीनों स्टेज क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की, ठीक है ना। तो इसमें अपन ने क्या देखा है, हम एक्चुअलिटी में अपन ने मतलब हम लोगों ने, ठीक है ना, बुंदेलखंड में जो है अपन का मतलब हम लोग, तो इसकी एडवांटेज थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसकी, ठीक है ना। पहला एडवांटेज तो वही है कि फास्ट न्यूट्रॉन से विखंडन हो जाएगा, तो मोटिवेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जितना ईंधन यूज होगा उससे ज्यादा ईंधन पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा ये पॉजिटिव पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो फर्स्ट स्टेज का जो वेस्टेड मटेरियल है उसका हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए जो वेस्टेड मटेरियल है उसका अधिक से अधिक उपयोग ये करेगा, तो कम से कम वेस्टेड मटेरियल निकलेगा ना, ठीक है ना। मतलब वेस्टेड मटेरियल के डिस्पोजल की बड़ी चुनौती रहती है, समस्या रहती है, उस समस्या का समाधान कहीं ना कहीं ये रिएक्टर करेगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो है कई इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। जो और हमने क्या देखा कि इसका डेवलपमेंट चल रहा है, और भारत का पहला पीएफबीआर कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तमिलनाडु के कलपक्कम में। भारत की एक संस्था है 2003 में बनी थी, भाभनी, ठीक है ना, भारतीय नाभिकीय विद्युत करके है, वो इसका जो है डेवलपमेंट कर रही है इस रिएक्टर का। ओके, अब हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के थर्ड स्टेज में थोड़ा सा और समझ लेते हैं क्या होगा। दो स्टेज हमने देख ली, फर्स्ट स्टेज और सेकंड। भारत अपने नाभिकीय कार्यक्रम का जो थर्ड स्टेज है उसमें थोरियम आधारित न्यूक्लियर रिएक्टर का विकास कर रहा है। भारत अपने नाभिकीय कार्यक्रम के थर्ड स्टेज में थोरियम आधारित न्यूक्लियर रिएक्टर का विकास कर रहा है। भारत के पास आपको पता है कि थोरियम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, दुनिया का लगभग 40% थोरियम भारत के पास है। यूरेनियम बड़ा सीमित है, सेकेंड स्टेज में जो यूज कर रहे हैं प्लूटोनियम वो भी सीमित है, क्योंकि वो काय से प्राप्त होगा, यूरेनियम से ही तो प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, तो वो भी सीमित है। थोरियम प्रचुर मात्रा में है। अतः ये जो है, ये जो स्टेज है ये भारत के लिए बड़ा उपयोगी है और बहुत महत्वपूर्ण है। भारत अपनी थर्ड स्टेज में थोरियम का यूज करेगा। तो देखो क्या होगा, इसके लिए भारत एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर का विकास कर रहा है। A for advanced, H for heavy, W for water, R for reactor। भारत अपने नाभिकीय कार्यक्रम के तीसरे चरण में एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर का विकास कर रहा है। इस रिएक्टर में होगा क्या, वो हम आपको बताए दे रहे हैं। इस रिएक्टर में सबसे पहले तो क्या होगा कि थोरियम लिया जाएगा, थोरियम 232, इस पर फास्ट न्यूट्रॉन गिराएंगे हम, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरेनियम 233 में। यूरेनियम 233 जब हमको मिल जाएगा तो ये विखंडनशील है, इस पे हम थर्मल न्यूट्रॉन, हालांकि इसका विखंडन काय से होगा, थर्मल न्यूट्रॉन से। जब थर्मल न्यूट्रॉन से होगा तो मतलब ये है कि यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, मॉड्यूलेटर का यूज करना पड़ेगा,
मॉडरेटर के तौर पे लाइट वाटर की यूज करेंगे, कूलेंट के तौर पे भी लाइट वाटर का इस रिएक्टर में यूज होगा, ठीक है ना। और कंट्रोल रॉड्स कैडमियम की, यूरेनियम 233 इसमें जब थर्मल न्यूट्रॉन गिराएंगे तो ये क्या करेगा, टूटेगा, यहाँ से क्या होगी, एनर्जी, फिजन एनर्जी रिलीज होगी। ये रिएक्शन चलेगी एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर में, ठीक है ना। कुछ यूरेनियम 233 डायरेक्टली हम सेकंड स्टेज से प्राप्त कर लेंगे, और कुछ हम यहाँ पे इस रिएक्टर में बनेगा भी, मतलब पहले थोरियम काय में कन्वर्ट होगा, यूरेनियम में, फिर यूरेनियम से, इसीलिए इस रिएक्टर को थोरियम यूरेनियम चक्र रिएक्टर भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये रिएक्टर बन गया तो भारत की कई सालों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी, क्योंकि भारत के पास थोरियम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कई सालों की भारत की क्या है, ऊर्जा सुरक्षा क्या हो जाएगी, सुनिश्चित हो जाएगी, अगर ये वाला क्रिएट हो गया। एक चीज और है इसकी बेनिफिट इसका, कि यूरेनियम से जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे कई गुना ज्यादा थोरियम से हो जाती है, सेम अमाउंट में ले, अगर सेम अमाउंट में अगर यूरेनियम लें तो सेम अमाउंट में थोरियम लें, तो उस सेम अमाउंट से थोरियम की तुलना में यूरेनियम से कई गुना, मतलब इसकी ऊर्जा कुशलता भी क्या है, थोरियम की ज्यादा है, ठीक है ना। थर्ड स्टेज में भारत एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर का विकास कर रहा है, बार्क लगा हुआ है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, मतलब इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। अब आई होप कि जल्द से जल्द इसमें भी सफलता मिलेगी। हालांकि अभी सेकंड स्टेज का जो है PFBR, वो अंतिम चरण में अभी उसमें भी सफलता नहीं मिल पाई है, तो अभी थर्ड स्टेज में अभी समय लगेगा, ठीक है ना। तो हम एक बार जल्दी से इसको पुनः हम रिवाइज कर देते हैं। भारत अपने नाभिकीय कार्यक्रम के पहले चरण में क्या है, यूरेनियम का यूज कर रहा है, नेचुरल यूरेनियम का। वहां से हम क्या करेंगे, जो वेस्टेड यूरेनियम 238 है उससे प्लूटोनियम बना लेंगे, उस प्लूटोनियम का यूज भारत अपने नाभिकीय कार्यक्रम के सेकंड स्टेज में करेगा, ठीक है ना। सेकंड स्टेज में क्या करेगा, उस प्लूटोनियम का यूज करेगा, और फर्स्ट स्टेज के वेस्टेड यूरेनियम 238 की ब्लैंकेट भी चढ़ा देगा, थोरियम 232 की भी ब्लैंकेट चढ़ा देगा, प्लूटोनियम से एनर्जी ले लेगा, यूरेनियम 238 से और प्लूटोनियम क्रिएट कर लेगा, थोरियम से 233 यूज कर लेगा, यूरेनियम 233 बना लेगा। इस यूरेनियम 233 का यूज भारत अपने नाभिकीय कार्यक्रम के तीसरे चरण में करेगा। मतलब यहाँ पे है कि भारत के नाभिकीय कार्यक्रम का पहला चरण दूसरे चरण के लिए कदम है, और दूसरा चरण तीसरे चरण के लिए एक कदम है, और दूसरा चरण जो है, ठीक है ना, भारत के जो भारत में जो प्रचुर मात्रा में थोरियम है उसके उपयोग को सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। कोशिश पूरी है कि अधिक से अधिक जो पहले चरण का जो वेस्टेड मटेरियल है वो भी यूज हो जाए, और थोरियम से यूरेनियम 233 भी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्रिएट हो सेकेंड स्टेज में। और थर्ड स्टेज में तो आपको पता ही है, हम बता चुके हैं, ठीक है ना। तो ये इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब यहाँ पे जो है हम लोगों को कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है उनकी जनरेशंस भी थोड़ा सा देखनी है, पीढ़ियां, ठीक है ना। न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं इनकी पीढ़ियां हमको देखनी है, फर्स्ट जनरेशन रिएक्टर, सेकंड जनरेशन रिएक्टर, थर्ड जनरेशन रिएक्टर और फोर्थ जनरेशन रिएक्टर भी बन रहे हैं, ठीक है ना। उसको हम जो है देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यही खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोग इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको समझे होंगे। आगे हम जनरेशंस देख लेंगे, उसके बाद हम एक क्लास न्यूक्लियर फ्यूजन की भी लेंगे जिसमें ITER को भी डिस्कस करेंगे, और हमारा वहाँ पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लगभग खत्म हो जाएगा। थैंक यू।